Guys, am I audible to all of you? Are you all able to hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, okay. So let's get started. In today's session, we are going to have a introduction about the data science. What is data science and what kind of job responsibilities the data scientists have and all. We are going to have this kind of things in today's session. Okay. So let's get started. First of all, with the data science, what data science exactly is, and आज के टाइम पे ही data science का इतना ज़्यादा basically craze and hype क्यों create हो रहा है into the market. And those of you guys wants the basically record permission, just let me know now, क्योंकि एक बार सेशन स्टार्ट करने के बाद फिर मैं मतलब चैट्स एंड ऑल इतनी ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड वाली परमिशन नहीं दूँगा. ओके, सो जिनको रिकॉर्ड परमिशन चाहिए दे कैन आस्क मी नाउ. सो हिमांशु, where is he? Himanshu 2028-7. Here is he. Varis Devinder. Okay. Varis and Devinder. Just a second, guys. Allow record. And where is Devinder? Or do one thing, guys. Any one of you guys, please record the session and send that session into the group so that other persons can easily, let's see. Skriti, wait. Where is she? Yeah. Okay. Listen, Jatin. Jatin. Where is he? Okay. Started. आज के टाइम पे ही डेटा साइंस का इतना ज्यादा हाइप क्यों है? आज के टाइम पे ही डेटा साइंस इतनी ज्यादा फेमस एंड पॉपुलर क्यों होती चली जा रही है? जस्ट बिकॉज गाइस, क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे पास इतने आई एम नॉट इन एनी ग्रुप. ओके, सो विराज, वी विल कंसीडर दैट. आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, वी विल लुक फॉर दैट. ओके, नाउ सी, पहले के टाइम पे हमारे लिए डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग आज का कंसेप्ट नहीं है. डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा पुराना कंसेप्ट है, लेकिन आज के टाइम पे इतना ज्यादा हाइप इसलिए बनता जा रहा है इसका, जस्ट बिकॉज आज के टाइम पे हमारे पास हार्डवेयर ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और आज के टाइम पे हम जो डेटा जनरेट करते हैं वो अमाउंट में बहुत ज्यादा ह्यूज है. लेट्स से अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं कि नंबर ऑफ ट्वीट्स ऑन ट्विटर इन अ मिनट, अगर आप ये भी काउंट करो कि नंबर ऑफ ट्वीट्स on Twitter per day, desktop post या announce per day, number of Twitter tweets per day. Basically you can see कि अगर आप देखने जाओगे ना कि per day आप, ये तो लिमिट शो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली बिलियंस में हमारे लिए वो नंबर आएगा, क्योंकि एक मिनट में ही हमारे लिए यहाँ पर तो ये पर पर्सन अलाउड कर रखा है कि 24 पर डे अलाउड है, लेकिन इट इज नॉट शोइंग दैट डेटा विच आई वांट टू शो टू यू गाइस. क्योंकि आज के टाइम पे आप जो डेटा जनरेट करते हो ना वो बहुत ज्यादा ह्यूज इन अमाउंट है. और डेटा होता क्या है? बस डेटा पॉइंट्स, यानी काफी सारी वैल्यूज रिगार्डिंग समथिंग. डेटा जो होता है वो हमारा बेसिकली मीनिंगलेस थिंग होती है. डेटा का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, उसकी कोई भी आप मतलब नहीं निकाल सकते. और डेटा साइंटिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Mr. saying this is the starting of data science. Yes. So basically मीनिंग, आपके डेटा का कभी कोई मीनिंग नहीं होता है. डेटा अगर मैं आपको शो कर दूंगा तो वो डेटा आपके लिए जरा सा भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा. उस डेटा का आप कोई भी एक लॉजिकली मीनिंग एंड ऑल नहीं निकाल सकते. डेटा साइंटिस्ट की एक्चुअल जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डेटा इंजीनियर कह लो या डेटा एनालिस्ट कह लो या जो भी कह लो इससे रेलिवेंट चीजें, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो होती क्या है? इन डेटा पॉइंट्स में से ये जो हमारा पूरा का पूरा डेटा सेट हमारा बन के, या जितना भी बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके वो इनसाइट्स गेट करते हैं. और उन इनसाइट्स को वो यूज करते हैं किसके लिए? बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये होती है कि उसको काफी सारा डेटा मिलता है या वो खुद से कलेक्ट करता है काफी सारा डेटा, एंड डेटा इज गुड फॉर नथिंग. डेटा को देखकर कुछ भी आपके समझ में कभी भी नहीं आ सकता. डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट बेसिकली करता क्या है आपके लिए? वो उस डेटा में से इंसाइट्स अचीव करता है, उसमें से इंसाइट्स निकालता है और उन इंसाइट्स को यूज करता है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए.
कि अपना बिजनेस हम इम्प्रूव कर सकें। सो हाउ बेसिकली अ डेटा साइंटिस्ट बेसिकली अपनी जॉब करता कैसे है, या उसकी जॉब रोल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है क्या क्या चीज है। मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। सपोज एक रियल स्टेट कंपनी है, सब यही एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स हम भी यही एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस एक रियल स्टेट कंपनी है, जो बेसिकली जिस रियल स्टेट कंपनी का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करना। दिस इज द जॉब या कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बेसिकली यही उस कंपनी के अंदर होता है। सिर्फ वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। वो इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर। हमारे लिए वो रियल स्टेट कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है। ओके लेकिन कोई भी रियल स्टेट कंपनी ऐसे ही तो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। सपोज इस एक रियल स्टेट कंपनी है हमारी XYZ, उसको पता लगा कि सम ABC लोकेशन पे एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है वो अराउंड यू कैन से 10 करोड़ है। सो दिस रियल स्टेट कंपनी इज नाउ इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट बेसिकली प्रोजेक्ट। ये इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रियल स्टेट कंपनी इंटरेस्ट दिखा रही है कि इतना बड़ा अमाउंट अगर इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इस पे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा ही आने वाला है। डेफिनेटली इसमें हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा ही आने वाला है। लेकिन कोई भी रियल एस्टेट कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी में ऐसे डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई भी कंपनी बिना किसी डेटा को या पास्ट की चीजों को एनालाइज करे बिना कोई भी डिसीजन लेती है, तो हमेशा रिस्क बहुत ज्यादा रहता है हमारे लॉस होने का। इसीलिए इस रियल एस्टेट कंपनी के अंदर अगर सपोज यहाँ पर हमारा एक पर्सन है हु वर्क्स फॉर द रियल एस्टेट कंपनी, सो लेट्स से कृष्णा इज अ पर्सन हु वर्क्स एज data engineer for the real estate company, that is XYZ real estate company. Now what will they do? Real estate company will ask this Krishna first ki should they invest in this organization or should they invest in this property or not. वो सबसे पहले हमारे लिए इससे जो हमारी कंपनी के अंदर डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड ऑल जो भी है, उसके पास ही ये सारी की सारी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हमारे को इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये जो डेटा साइंटिस्ट होता है ना या डेटा इंजीनियर होता है, उसकी एक सबसे अच्छी हैबिट होती है, वो होती है लॉट्स ऑफ वाई पूछने। यानी कि अगर रियल एस्टेट कंपनी ने उस अपने डेटा इंजीनियर से पूछा कि हमें इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट की सबसे अच्छी हैबिट मानी जाती है कि लॉट्स ऑफ वाइज पूछे हो कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसमें ऐसी क्या खास चीज हैगी जो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके फीचर्स क्या हैंगे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के। ये आपको 10 करोड़ यहाँ पर वर्थ बोल रहे हैं कि आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसकी इतनी वर्थ है भी या नहीं हैगी, इसके नियर बाय और जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्या बेसिकली वैल्यू है। मतलब एक डेटा साइंटिस्ट को हमेशा लॉट्स ऑफ वाई पूछने की आदत होनी ही चाहिए। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जो डेटा साइंटिस्ट लॉट्स ऑफ वाइज पूछता है वही बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज की एक तर्क ढूंढता है, हर चीज का एक फैक्ट ढूंढता है, एक रीजन ढूंढता है कि अगर ये है ऐसा तो ऐसा है क्यों। इसी वजह से वो सेंस कर पाता है उसके डेटा। अब बेसिकली डेटा साइंटिस्ट को जब रियल एस्टेट कंपनी ने पूछा कि शुड दे इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी और नॉट, तो बेसिकली उस डेटा साइंटिस्ट ने काफी सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग्स करनी स्टार्ट कर दी विद दिस रियल एस्टेट कंपनी। और उसने बोला एक बार कि मुझे ये सारी की सारी मैं डिसीजन लेने में आपको हेल्प करूंगा, लेकिन मेरे को इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग काफी सारी डेटा चाहिए होगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अब क्या क्या डेटा हमारे को चाहिए। लेट्स से इसकी लोकेलिटी कैसी है, कि कैसी लोकेलिटी में है, ये हमारी लोकल लोकेलिटी में है, पॉश है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कैसी लोकेलिटी में ये लोकेट करता है। जहां पर ये प्रॉपर्टी है वहां पर क्राइम रेट क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सपोज आपको एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, आपको एक घर मिल रहा है और वो है चंबल की घाटी में, वहां पर रोज डाकुओं के अटैक होते हैं, तो सिंपल सी बात है उस प्रॉपर्टी का अमाउंट जो होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि वहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। तो आपको लोकेलिटी भी मैटर करती है इसके प्राइस में, क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस घर के फीचर्स क्या है, इस घर का एरिया क्या है, एरिया एंड फीचर्स बोल दो। लेट्स से इसके एरिया एंड फीचर्स मतलब इसके घर में खासियत क्या है जो इसको 10 करोड़ का घर बनाती है, इस प्रॉपर्टी में ऐसी क्या चीज हैगी जो इसे बेसिकली 10 करोड़ का घर बनाती है, ऐसी क्या इसमें बेसिकली एक अच्छी सी चीज हैगी। और इस रियल एस्टेट कंपनी ने ऑलरेडी काफी सारी मतलब प्लॉट्स, लैंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो प्रीवियस डेटा भी हमारे को काफी सारा दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि हमने प्रीवियसली हमारे पास हमने इस लोकेलिटी के, इस क्राइम रेट के, इस एरिया एंड फीचर की प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करा था और हमने उसमें ये XYZ अमाउंट इन्वेस्ट कर पाए थे। यानी कि अकॉर्डिंगली अब हमारे को काफी सारा डेटा यहाँ पर उस डेटा साइंटिस्ट को दे दिया गया है।
अब उस डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी, इस डेटा सेट को वो पूरा जो डेटा उसे मिला है उसको वो एनालाइज करे, उसे अंडरस्टैंड करे। एक्चुअली अगर आप कभी भी किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से डेटा को डाउनलोड करते हो, किसी डेटा सेट को डाउनलोड करते हो, तो सिर्फ आपको डेटा सेट नहीं मिलता है, उस डेटा सेट की स्पेसिफिकेशन फाइल भी मिलती है कि उस डेटा सेट के अंदर जो वेरिएबल है, किस वेरिएबल का क्या मतलब है, कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल से कितना रेलिवेंट है, ये सारी की सारी चीजें सबसे पहले उस डेटा साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। उसके बाद ही वो एनालिसिस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, उससे पहले वो एनालिसिस ऑपरेशन अपना परफॉर्म ही नहीं कर सकता है। तब उसने देखा कि हमारे पास यहाँ पर इतने सारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं और हमारे को इस रियल एस्टेट कंपनी ने पहले का भी काफी सारा डेटा दिया है और उस डेटा के अकॉर्डिंगली उन्होंने पहले भी काफी सारा बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी इन दी प्रॉपर्टी। अब उसने देखा प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली कि जो हमारे लिए रियल एस्टेट ने पहले जो डेटा बेसिकली हमारे लिए इन्वेस्ट करा था, उस डेटा के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा है, उस डेटा को उसने पूरा प्रॉपर्ली एनालाइज करा। उसने देखा कि अगर लोकेलिटी पॉश है तो अमाउंट ज्यादा होगा, उसने देखा क्राइम रेट अगर कम है तो हमारा अमाउंट और ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा है, फीचर्स ज्यादा है तो अमाउंट हमारा और ज्यादा होगा। यानी कि ये तीनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, ये अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वर्थ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, इनके साथ कॉरिलेशन बहुत ज्यादा हाई है। यानी कि ये तीनों के तीनों इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं इस अमाउंट के साथ। तो ये वाले जो हमारे वेरिएबल्स हैं या ये वाले जो हमारे डेटा पॉइंट है, डेटा साइंटिस्ट ने इनको रिकॉग्नाइज करा, इनको अंडरस्टैंड करा कि अगर हमारे लिए क्राइम रेट घटता है तो अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, अगर क्राइम रेट कम होगा तो अमाउंट बढ़ेगा। लोकेलिटी हमारे पास पॉश है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, एंड काफी सारी क्लासेस है हमारे पास। तो अगर पॉश होते है लोकेलिटी तो हमारा अमाउंट बढ़ेगा, एरिया एंड फीचर्स बढ़ते हैं तो हमारा अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन क्राइम रेट अगर बढ़ता है तो अमाउंट घटता है। सो उसने सबसे पहले अपने डेटा सेट को अंडरस्टैंड करा। अब डेटा सेट को अंडरस्टैंड करने के बाद उसे पता लग गया कि कौन कौन से वेरिएबल उसके इस डिसीजन से रिलेट करते हैं और कौन कौन से वेरिएबल उसके इस डिसीजन से किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितने वर्थ होगी इस प्रॉपर्टी की, प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा एंड ऑल। इन सारे इनसाइट्स को बेसिकली अब गेट करेगा इस डेटा पॉइंट में से। यही हमारे इनसाइट्स है कि अगर इस कंपनी को, जो रियल एस्टेट कंपनी है, इसको इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो इसको एग्जैक्टली 10 करोड़ इन्वेस्ट इसमें करने चाहिए, क्या ये इतनी वर्थ करती है या नहीं, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा वो डेटा साइंटिस्ट इस डेटा सेट के इनसाइट्स गेट करके, और फिर उन इनसाइट्स की हेल्प से उस रियल एस्टेट कंपनी को बताएगा कि इसके अंदर हमारे को बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब वो डेटा साइंटिस्ट क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सबसे पहले जो भी डेटा सेट हमारे को मिलता है, कई बार हमारे को बना बनाया मिलता है, कई बार हमारे को खुद से डेटा सेट कलेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम पाइथन में वेब स्क्रैपिंग एंड और ये सारी चीजें काफी सारी यूज करते हैं एग्जैक्टली। तो कई बार हमारे को डेटा सेट बना बनाया मिलता है, कई बार हमारे को बनाना पड़ता है खुद से डेटा सेट, लॉट्स ऑफ वाइज पूछ के, काफी सारे वाइज पूछ के, काफी सारे रिसोर्सेज पे जा जाकर डेटा सेट हमारे को खुद से क्रिएट करना पड़ता है कई बार। सो जब हमारा बना बनाया मिला या जब हमने खुद से क्रिएट करा, तो सबसे पहली बात, हमारा जो डेटा सेट हमारे को बन के मिलता है ना, वो इतनी ज्यादा बेटर फॉर्म्ड में नहीं होता है, वो इतना ज्यादा क्लीन नहीं होता है, वो इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है, उसमें काफी सारे बेसिकली फॉल्ट्स होते हैं। फॉल्ट्स यानी कि सबसे बुरा फॉल्ट होता है वो है डुप्लीकेट्स, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज को सबको हैंडल करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, आपने एक एक्सेल फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करी, उसके अंदर डुप्लीकेट रोज एंड ऑल आ रखी है, तो ये सारी चीजों को उसी को टैकल करना पड़ेगा। कई बार होगा कि उसके डेटा सेट के अंदर काफी सारी किसी कॉलम में इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज लिखी हुई है, लेट्स से क्लीन करना पड़ेगा उस डेटा को। यानी कि सपोज क्राइम रेट मैं जो यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ वो मैं नंबर्स में मेजर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ क्राइम रेट वाली रोज के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, लेट्स से हाई लिखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पर हाई लिखा हुआ है। अब सपोज मैं आपको शुरू से एंड तक नंबर्स देते हुए आ रहा हूँ 1 to 10 और बीच में सडनली हाई आ गया, तो आप तो एकदम से मतलब यूं सोचोगे कि अभी तक तो मेरे को नंबर दिख रहे थे और सडनली यहाँ पर हमारे को कैटेगोरिकल यानी कि अल्फाबेट वाला डेटा मिल चुका है। सो इस केस में अब हम इसको कैसे रिलेट करें अदर पॉइंट से जो हमारे सेम कॉलम के अंदर अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को उस डेटा को क्लीन करना पड़ता है, यानी कि उस डेटा का सेंस बनाना पड़ता है। हमारे लिए अभी ये जो हाई है वो कोई सेंस नहीं करता हमारे इस कॉलम में, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो अदर डेटा पॉइंट्स है वो सारे के सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द मिडल बीच में अचानक से हाई आ गया, सो हमारे को उसको क्लीन करना पड़ेगा। यानी कि हमारे को अपने डेटा सेट को फुल्ली प्रिपेयर करना पड़ता है बिना मतलब उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन और परफॉर्म करने से पहले।
हमारे को अपने पूरे के पूरे डेटा सेट को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है और उसके अंदर उसको बिल्कुल रेडी टू परफॉर्म स्टैट ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके बाद वो डेटा साइंटिस्ट क्या काम करेगा हमारे लिए, उसके बाद वो डेटा साइंटिस्ट, अब हमने अपने डेटा सेट को क्लियर तो कर लिया है, सब कुछ हमारे लिए वेल डिफाइंड है, अब वो डेटा साइंटिस्ट उसके ऊपर थोड़े से स्टैट्स परफॉर्म करेगा। स्टैट्स परफॉर्म करने के बाद ही वो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली उस डेटा सेट के अंदर से इनसाइट्स को गेट कर पाता है। फिर जाकर उसे पता लगता है कि पॉश लोकेलिटी, यानी कि जो जो हमारी प्रॉपर्टी की पॉश लोकेलिटी थी उनकी वर्थ ज्यादा थी, जहां जहां क्राइम रेट कम था उनकी वर्थ यहाँ पर हमारे पास ज्यादा थी एंड ऑल। यानी कि अब उसके ऊपर काफी सारे स्टैट्स ऑपरेशन परफॉर्म, स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाएंगे और उन स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद आपको वो चीज मिल चुकी है जिस चीज की आपको डिमांड थी, आपको वो चीज मिल चुकी है जिस चीज की आपको डिमांड थी और वो थी इनसाइट्स गेट करना। तो हमने इनसाइट्स गेट कर लिए हैं काफी सारे। हमारे को अब उस डेटा को जो हमने यहाँ पर कलेक्ट करा था, उस डेटा से हमने काफी सारे इनसाइट्स गेट कर लिए हैं। हमारे को पता लग गया है कि अगर पॉश लोकेलिटी है तो ज्यादा अमाउंट है, क्राइम रेट कम है तो ज्यादा अमाउंट है, एरिया एंड फीचर्स ज्यादा है तो ज्यादा कम अमाउंट है हमारा। सपोज क्राइम रेट हाई है और एरिया भी हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्या उसका अमाउंट ज्यादा होगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि क्राइम रेट को लो भी होना चाहिए। ये तीनों वेरिएबल हमारे वर्थ के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, इसीलिए ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमारे को ध्यान से नजर रखनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद हमारे को हमारे इनसाइट्स मिल तो चुके हैं, लेकिन जो इनसाइट्स हमारे को मिले हैं वो है नंबर्स फॉर्म में, यानी कि आपको पता लगा है न्यूमेरिकल्स। अब आपको न्यूमेरिकल्स पता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कोई एक मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट भी आपको नंबर्स में ही तो मिलेगा। हमने स्टैट्स अप्लाई करी, स्टैट्स अप्लाई करने के बाद हमारे को जो रिजल्ट मिला वो ऑब्वियस ही बात है नंबर्स में ही मिलेगा हमारे को रिजल्ट। अब वो जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, हम उन न्यूमेरिकल्स को बहुत हैप्पीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एवरी मतलब अगर किसी को भी मैथ पसंद है या किसी को नंबर्स के साथ वर्क करना पसंद है तो वो न्यूमेरिकल्स एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन ये क्वेश्चन इस डेटा साइंटिस्ट से पूछा किसने था कि हमारे को इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि इस रियल स्टेट कंपनी ने हमारे से पूछा था। अब ये रियल स्टेट कंपनी है तो जरूरी नहीं है कि इस एक रियल स्टेट कंपनी के अंदर जितने भी बंदे काम करते हैं सारे फैमिलियर होंगे नंबर्स के साथ। एंड अगर नंबर्स के साथ फैमिलियर भी हैं तो ह्यूमन माइंड, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि आप जो भी चीज पढ़ते हो ना उसको रीड करने के बाद उसे आप इतनी जल्दी समझ नहीं सकते जितनी जल्दी आप उसे समझ लोगे एक विजुअलाइजेशन के थ्रू। आप उसे देखकर जितनी जल्दी समझ लोगे ना उतनी जल्दी आप उसे पढ़कर नहीं समझ सकते और ना ही लंबे समय के लिए याद रख सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ह्यूमन माइंड्स आर बेसिकली not prepared to memorize the things forever which they read। जो वो रीड करते हैं वो उनको हमेशा के लिए याद नहीं रहती है, लेकिन जो एक बार देख लेते हैं वो हमारे को विद इन अ सेकेंड हमारे को समझ में आ जाता है कि वो चीज क्या है, क्या चीज वो रिप्रेजेंट कर रही है एंड ऑल, और प्लस वो चीज हम आगे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो अब उस डेटा साइंटिस्ट को क्या करवाना पड़ेगा, उस डेटा साइंटिस्ट को अब करवानी पड़ेगी विजुअलाइजेशन, यानी कि अब वो ग्राफ्स एंड ऑल या जो भी वेज उसके पास अवेलेबल है मोड्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, वो इन न्यूमेरिकल्स को, ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो इनको विजुअलाइज कराएगा। इनको विजुअलाइज करवाने के बाद अब उसके पास एक प्रॉपर सी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। और एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डेटा विजुअलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट को नॉन टेक्निकल पर्सन के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन नॉन टेक्निकल पर्सन्स को ही उस डेटा साइंटिस्ट को अपने वर्क के बारे में समझाना पड़ता है। अगर मैं एक नॉन टेक्निकल बंदे को मेरा पाइथन का कोड उठाकर दिखा दूंगा तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको आउटपुट भी दिखा दूंगा तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन व्हाइट वर्ड्स, ही इज नॉट फेमिलियर विद ऑल दिस स्टफ। सो बेसिकली उसको जो समझ में आता है हमारे को उस लैंग्वेज में उसको ये सारा का सारा स्टफ समझाना पड़ता है। तो अब बेसिकली उस डेटा साइंटिस्ट को क्या करना पड़ेगा, उस डेटा साइंटिस्ट को सारे के सारे डेटा को विजुअलाइज करवाना पड़ेगा। विजुअलाइज करवाने के बाद वो हैप्पीली समझा सकता है इस रियल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्हें इस बिल्डिंग में यानी कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कितने अमाउंट के साथ इसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब उसे पता है कि इसकी नेटवर्थ कितनी हो सकती है, प्रॉफिट कमाने का कितना स्कोप है इसमें, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ऐसा थोड़ी ना कि इस प्रॉपर्टी ओनर ने 10 करोड़ मान लिए तो वो 10 करोड़ दे ही देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, अब वो यहाँ पर इसकी वर्थ बता सकता है डेटा साइंटिस्ट की इतनी वर्थ है, यहाँ पर क्यों इतनी वर्थ है इसकी, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट इतना ज्यादा है, लोकेलिटी इसकी अच्छी नहीं है या एरिया इसका कम है एंड ऑल। उसके अकॉर्डिंगली वो इन सारी चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता है और ये चीजें इन लोगों के समझ में भी आएंगी। एक डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट इतनी होती है, लेकिन आज के टाइम पे
ये जो काम है, ये जितने भी चीजें मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एक कंपनी के अंदर करे जाने वाले फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस है। तो हर बार हर प्रॉपर्टी के अंदर अगर किसी भी डेटा मतलब रियल एस्टेट कंपनी को इन्वेस्ट करना है, तो वो हर बार अपने डेटा साइंटिस्ट के पास नहीं जाएगी, वो हर बार जाकर उसे नया डेटा सेट नहीं पकड़ाएगी, वो हर बार जाकर यूं नहीं कहेगी कि मुझे अब इस प्रॉपर्टी के लिए बताओ इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, या उस प्रॉपर्टी के लिए बताओ कि उसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। अब यही चीज यहाँ पर हमारी आगे मूव कर जाती है टू दी मशीन लर्निंग। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। डेटा साइंस करे बिना मशीन लर्निंग नहीं करी जा सकती। मशीन लर्निंग करने के लिए आपको थोड़ी बहुत डेटा साइंस आनी जरूरी ही है, कभी भी डायरेक्टली आप डेटा साइंस के लिए मूव नहीं कर सकते। ओके, सो इज दिस फ्लो अंडरस्टूड कि क्या एग्जैक्टली डेटा साइंटिस्ट को करना क्या पड़ता है? गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन इनटू द चैट बॉक्स सो वी कैन मूव अहेड। Yeah, Devinder is saying yes, Prashant also saying yes, everyone is saying yes. So I think it is understood for all of you guys. Now, this question is very frequently asked question into the organization. So simple सी thing है, जब चीजें again and again हमारे को करनी है, then why don't we automate that stuff? हम इन सारी चीजों को automate क्यों ना कर दें? हमने इवन अपने कोर पाइथन में भी पढ़ा था कि जब हमारे को चीजों को एक ही चीज को अगेन एंड अगेन करना है, थोड़े से उसके अंदर माइनर माइनर चेंजेस के साथ, तो why don't we automate them? हम उन्हें ऑटोमेट क्यों ना कर दें, जिससे हमारे लिए रिपीटेड टास्क बचेंगे, हमारे को एक ही ऑपरेशन अगेन एंड अगेन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। सो बेसिकली अब उस डेटा साइंटिस्ट ने क्या करा, उस पूरे डेटा सेट को प्रिपेयर करके रख दिया। उसने हमारे लिए काफी सारे इनसाइट्स एंड ऑल गेट कर लिए, और उसने काफी सारे डेटा सेट को, अपने पूरे डेटा सेट को प्रिपेयर करके रख लिया। हियर कम्स द कांसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग होती क्या है? अगर मैं बताऊं गाइस एक सिंपल लैंग्वेज में, मशीन लर्निंग का एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो मशीन लर्निंग के साथ सिर्फ दो काम करे जा सकते हैं। या तो चीजों को कैटेगराइज मींस क्लस्टरिंग करी जा सकती है, या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस आर ऑल अबाउट मेकिंग प्रिडिक्शन एंड क्लस्टरिंग द थिंग्स, नथिंग एल्स। क्लस्टरिंग द थिंग्स मींस एंड मेकिंग बेसिकली प्रिडिक्शन मींस क्या होता है, किस काइंड के एल्गोरिथम्स हम उसमें यूज कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रिडिक्शन एंड कैटेगराइज और क्लस्टरिंग द थिंग्स, और कुछ भी नहीं होता है हमारा मशीन लर्निंग। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। नाउ सी, अब हमारे पास बेसिकली उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन ने आकर हमारे को एक प्रॉपर्टी की और डिटेल दी। उस प्रॉपर्टी की डिटेल में उसने हमारे को उस प्रॉपर्टी की लोकेलिटी बताई कि उसकी लोकेलिटी क्या है, उस प्रॉपर्टी का क्राइम रेट बताया कि वहां पर उस लोकेशन पे क्राइम रेट क्या है, उसका एरिया एंड फीचर्स एंड ऑल भी बताया कि हमारा इस जो भी लोकेशन है उसके एरिया में उस कितना एरिया है उस प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी की क्या क्या खासियत है, क्या क्या बढ़िया चीजें उसके अंदर बनी हुई है। तो एरिया एंड फीचर्स भी उसने हमारे को यहाँ पर बताया, एरिया एंड फीचर्स भी उसने यहाँ पर हमारे को बता दिया। सो नाउ सी, अब हमारे पास लोकेलिटी है, क्राइम रेट है, एरिया एंड फीचर्स अवेलेबल है, यहाँ पर हमारे पास काफी सारी चीजें अवेलेबल है, और हमारे पास पहले का एक बना बनाया डेटा सेट अवेलेबल है, जिसके अंदर यू कैन से कि हमारे लिए एक कॉलम हमने और ऐड कर रखा है। तो लोकेलिटी है, क्राइम रेट है, एरिया है, और फिर यहाँ पर हमारे लिए इस डेटा सेट के अंदर वर्थ लिखी हुई है कि अगर ये लोकेलिटी, क्राइम रेट एंड एरिया होता है तो इसकी वर्थ जो होगी वो इतनी होगी। अगर ये XYZ क्राइम रेट, लोकेलिटी और एरिया होता है तो इसकी वर्थ ये ABC होगी। मतलब हमारे पास ये डेटा सेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अब हमारे को जैसे ही ये न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली, हमने क्या करके रख रखा है, विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सेट, ये जो हमारा डेटा सेट अवेलेबल है, इस डेटा सेट के ऊपर हमने बेसिकली मशीन लर्निंग को यूज कर रखा है। अब मशीन लर्निंग को यूज कर रखा है मतलब, मशीन लर्निंग को यूज करने का मतलब क्या है हमारा, हमने इस डेटा सेट को बेसिकली उठाया, और उठाकर हमने थोड़ी सी मशीन लर्निंग इसके साथ यूज करी है। मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जिनको हम कब कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए ना। हमने इस डेटा सेट से मशीन लर्निंग की हेल्प से अपनी मशीन को सिखा दिया कि ये अगर हमारा डेटा सेट है, ये अगर हमारे डेटा पॉइंट्स है, तो इसकी वर्थ कितनी होगी। हमने ये सारी चीजें अपनी ऑलरेडी मशीन को सिखा दी है कि अगर हमारा लोकेलिटी पॉश है, क्राइम रेट कम है, एरिया ज्यादा है, तो ये हमारी बेसिकली इसकी वर्थ होगी इस प्रॉपर्टी की। ऐसे ही हमने काफी सारे, यू कैन से कि हमने यहाँ पर मान लो मिलियंस ऑफ रोज के थ्रू हमने इस डेटा सेट को ट्रेन कर रखा है। इसके अंदर यू कैन से 1 मिलियन से भी ज्यादा हमारी काफी सारी रोज लिखी हुई है, जिसमें एग्जैक्टली प्रॉपर्टी के सही सही वैल्यूज एंड ऑल लिखे हुए हैं। विद रिस्पेक्ट ऑफ दैट डेटा, इस मशीन ने सीख लिया है कि लोकेलिटी का मतलब क्या है, क्राइम रेट का क्या मतलब है, एरिया एंड फीचर्स का क्या मतलब है, इन तीनों वेरिएबल्स का हमारे वर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
लोकेलिटी के बदलने से क्या हमारे वोट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें हमारे लिए जो मशीन लर्निंग है ये मशीन अंडरस्टैंड करना सीख चुकी है। कैसे सिखाते हैं वो सब हम आगे चल के बात करेंगे आफ्टर द डेटा साइंस, लेकिन इसने हमारे लिए ये सारी की सारी चीजें सीख ली। तो जैसे ही अब हमने यहाँ पर इसको ये डेटा इनपुट कराया मशीन को, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये वाला जो डेटा है हमारा, मैंने बताया कि ये XYZ लोकेलिटी है और ये हमारा X क्राइम रेट है और हमारा X बेसिकली एरिया एंड फीचर है। मैंने जैसे ही ये डिटेल्स इसके अंदर इनपुट करी विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रेन्ड डेटा सेट, इसने हमारे को एक नया आउटपुट निकाल के दे दिया, यानी कि इसने हमारे को इस प्रॉपर्टी की वर्थ खुद ब खुद बता दी। यानी कि कहने का मतलब मेरा अब ये है, अगर आप उस कंपनी को, किसी भी उस रियल स्टेट कंपनी को अगेन किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी हो, अगर उस कंपनी को कभी भी पूछना हो कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे या ना करे, करे तो कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन अब उसके लिए सेकंडों में आंसर हो सकता है, क्योंकि ये सारा काम ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट करके जा चुका है। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है मशीन लर्निंग की, मशीन को हम कैसे सिखाएं कि वो एक डेटा सेट से लर्न कर सके, इसके बारे में भी हम अगेन अभी आगे चल के बात करने वाले हैं। लेकिन अब हम पाइथन, जितना भी जिन्होंने भी मेरे से पाइथन पढ़ी है, किसी से भी पढ़ी हो, निशान सर से पढ़ी होगी तो उन्होंने आईडीएलई पे पाइथन का कोड करा होगा। अगर उन्होंने मेरे से पाइथन पढ़ी है तो हम VS कोड पे पाइथन का कोड करते हैं, या मैं पूरी पाइथन नोटपैड पे ही खत्म करा देता हूँ, प्रोजेक्ट तक हमने नोटपैड पे बना रखे हैं। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब अब मेरा ये है, क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट को पब्लिक से, मतलब एक नॉन टेक्निकल पर्सन से भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, इसीलिए उस डेटा साइंटिस्ट के लिए अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे वो कोड कर सके। क्योंकि अगर वो नोटपैड, VS कोड, नो डाउट इसमें भी आप कोड कर सकते हो और ये डिप्लॉयबल कोड होता है हमारा, VS कोड, स्पाइडर, ये सारे काफी सारे पाइथन के IDEs हैं, यहाँ पर हम पाइथन का कोड कर सकते हैं। लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू पाइथन का जो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ डेटा साइंटिस्ट के लिए जो हमारा आईडी है वो है जुपाइटर नोटबुक, और हम पूरे अपने डेटा साइंस के कोर्स में जुपाइटर नोटबुक को ही बेसिकली यूज करने वाले हैं। पूरे कोर्स में हम जुपाइटर नोटबुक की ही बात करने वाले हैं। ओके, क्यों जुपाइटर नोटबुक को यूज करना है उसके रीजंस भी मैं बताऊंगा, क्योंकि उस जुपाइटर नोटबुक को आप एक तरीके से एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे एक प्रेजेंटेशन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की तरह आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जुपाइटर नोटबुक टोटली ओपन सोर्स है, यानी कि अभी तक आपने VS कोड में कभी भी कोड करा था तो VS कोड में आपने हमेशा सिर्फ कोड ही लिखा है ना। अगर ये आपका VS कोड की शीट है तो इसमें पूरी की पूरी शीट के अंदर सिर्फ कोड ही लिखा होगा ना, यूं थोड़ी ना कि आपने इस कोड को यहाँ पर लिखा और इधर आपने यहाँ पर इस लोकेशन पे इसका इतना आउटपुट लिखा कर वो दिखा दिया, या यहाँ पर आपने कोई एक एक्सप्लेनेशन के लिए चार्ट यहाँ पर शो कर दिया कोड के जस्ट साइड में। ये नहीं हो सकता, VS कोड में, स्पाइडर में, किसी में भी नहीं हो सकता ऐसा। जबकि अगर ये जुपाइटर नोटबुक में आप करोगे तो आपकी मर्जी, आप इमेजेस इंजेक्ट कर सकते हो अपने कोड के अंदर, आप अपने कोड के अंदर वीडियोस ऐड कर सकते हो, अपने कोड के अंदर एक्सटर्नल लिंक्स लगा सकते हो, क्योंकि जो जुपाइटर है वो टोटली ओपन सोर्स है। और जुपाइटर जो है वो बेसिकली 3 लैंग्वेजेस के लिए नेटिव रखकर बनाया गया था, जूलिया, पाइथन और R लैंग्वेज जुपाइटर। इसको मिलाकर इन तीनों लैंग्वेजेस के इनिशियल्स को उठाकर हमारे लिए नाम बना है जुपाइटर, तो हम जुपाइटर को ही यूज करने वाले हैं। ओके गाइस, इज इट अंडरस्टूड व्हाट अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिसिस बेसिकली डू? एग्जैक्टली उनको किस काइंड की प्रॉब्लम्स को आंसर करना होता है। सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू आंसर, कि एक बिजनेस को लॉस ना हो जाए। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। ओके, सो जस्ट सर बिकॉज़ लेस वो देन 3, यस सिर्फ वो तो ठीक है कि मतलब हमने एक बार असाइन, मतलब एक बार हमने डेटा एनालाइज करके हमने उसकी वर्थ बता दी कि क्या वर्थ थी क्या नहीं था। यस, लेकिन सर जब सेकंड ऑफ ऑल हमारी वर्थ एनालाइज करने की बारी है, हमने मशीन लर्निंग से, एक मशीन से हमने करवाया, लेकिन उसके लिए भी कोई एक आइडल केस होना चाहिए ना, कि मतलब कि इससे कंपेयर करेंगे, अगर इससे कंपेयर करने पे ऐसे ऐसे रिपोर्ट आती है तो ऐसे ऐसे प्राइजेस देने हैं उसके। यस, जब भी मैंने बताया, मैंने अभी सिर्फ यहाँ लिखा कि हमने मशीन को सिखा दिया इस डेटा से सीखते कैसे हैं। मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा एल्गोरिदम आप यूज करोगे मशीन लर्निंग का, या कौन सा आपको करना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि अभी हम डेटा साइंस के बारे में डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो डेटा साइंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग जिसे आती है वो कर सकता है। अगर आपने कभी एक्सेल के अंदर ऑफिशियल वर्क करा है ना अपना, आपने एक्सेल भी यूज करी होगी, उसके अंदर भी डेटा विजुअलाइजेशन होती है, डेटा मैनिपुलेशन होती है, उसके अंदर भी डेटा को अंडरस्टैंड करा जाता है, एक्सेल के अंदर भी छोटे लेवल पे मैनेजमेंट करी जाती है, वो भी डेटा साइंस ही है। लेकिन इस सिनेरियो में सारा का सारा काम हमारा मैनुअल होता था।
अब जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे कही थी कि आप डेटा कलेक्ट करोगे, उसको क्लीन करोगे, उसको विजुलाइज करोगे, उसके थ्रू बेसिकली कुछ भी मॉडल बिल्डिंग करोगे, ये सारा काम आपके लिए आपका पाइथन का प्रोग्राम करेगा। और डेफिनेटली उसके लिए अलग अलग सिनेरियोज है कि कौन सा एल्गोरिदम आप कब यूज करोगे मशीन लर्निंग में। मैंने किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का नाम नहीं लिखा था वहाँ पर। आप कौन सा यूज करोगे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN, सपोर्ट वेक्टर मशीन, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे जब हम मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। ओके Okay, sir. Yeah, so less than a minute is left, guys, so you need to reconnect using the same credential and then we will continue. You need to reconnect first of all using same credentials.